Bismillahirrahmanirrahim. The next topic of our discussion is post-translational modifications, means those changes which occur after the process of translation. यानी जब पेप्टाइड की चेन बन जाए तो before executing the function that peptide chain undergoes some changes, some amendments. So and at the end a function executing protein molecule is being produced. So after the synthesis of a polypeptide chain, three major type of modifications occur in polypeptide chain. The first one is protein folding, यानी जो अमाइनो एसिड की जो चेन्स होती हैं वो सेकेंडरी फोल्डिंग उनके अंदर होती है। सेकेंडरी फोल्डिंग के बाद फिर उनकी 3D फोल्डिंग्स होती हैं और एक कॉम्पैक्ट 3 डायमेंशनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस यानी इन जो इंजाइम्स होते हैं वो कुछ सेगमेंट ऑफ पेप्टाइड को रिमूव करते हैं, इनको इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। और थर्ड केमिकल मॉडिफिकेशन इन स्मॉल केमिकल मॉइटी वो किसी न किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के साथ या ऐड होती है या रिमूव हो जाती हैं, तो ये केमिकल मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन और केमिकल मॉडिफिकेशन में डिफरेंस ये है कि इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन में कोई केमिकल ग्रुप ऐड नहीं होता, बल्कि किसी इंजाइम की हेल्प से कोई पेप्टाइड सेगमेंट रिमूव हो जाता है। ये अमूमन उन केसेस में होता है जब किसी प्रोटीन की एक्टिविटी को रिलीज़ करना हो। फॉर एग्जांपल ट्रेप्सिन है, ट्रेप्सिन जब प्रिपेयर होता है तो उस वक्त वो ट्रेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है, यानी उसकी एक्टिविटी हॉल्ट होती है, स्टॉप होती है, उसकी एक्टिविटी रिलीज़ नहीं होती। तो जब ट्रेप्सिनोजन से ट्रेप्सिन बनता है तो उसमें एक पेप्टाइड सेगमेंट रिमूव हो जाता है। उस रिमूवल के साथ ही ट्रेप्सिनोजन ट्रेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है उसकी एक्टिविटी रिलीज हो जाती है। काइमोट्रेप्सिन का भी ऐसे ही है, पेप्सिनोजन का भी ऐसे ही है। तो और इसी तरह कुछ हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स में भी ऐसा होता है कि जब वो सिंथेसाइज होते हैं तो उनकी जो फुल फ्लेज एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है उनमें मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, और वो मॉडिफिकेशन इंजाइम की डिग्रेडेशन की वजह से होती है। और केमिकल मॉडिफिकेशंस में कोई स्मॉल केमिकल मॉइटी यानी कोई मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, कोई हाइड्रोक्सल का ग्रुप ऐड हो गया, कोई फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हो गया, कोई कार्बोहाइड्रेट स्मॉल मॉइटी ऐड हो गई, तो ये केमिकल मॉडिफिकेशंस में आती हैं। एक प्रोटीन्स में ये तीनों किस्म की मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं और एक प्रोटीन में किसी एक टाइप की मॉडिफिकेशंस भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन के केस में प्रोटीन की फोल्डिंग भी होती है, उसमें एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, कुछ पेप्टाइड के सेगमेंट रिमूव होते हैं और उसमें कुछ केमिकल ग्रुप ऐड भी होते हैं, जैसे डाइसल्फाइड ब्रिज है। सो द फर्स्ट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इज प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग मीन्स पैकेजिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जब पैकेजिंग होती है तो ये डिफरेंट वे से पैकेजिंग हो सकती है, स्पायरल अरेंजमेंट के थ्रू पैकेजिंग भी हो सकती है, इसके अलावा स्टैक फॉर्म में भी पैकेजिंग हो सकती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो ये डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डिंग्स हैं। So if we talk about the structure of the protein, based on the folding, तो 3 level actually बनते हैं। First को primary structure simply means linear sequence of the amino acid. Secondary structure means local folding. तो फॉर एग्जांपल एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है जो 100 अमाइनो एसिड पे कंसिस्टेड है, तो लोकल फोल्डिंग मीन्स के फर्स्ट अमाइनो एसिड से 40th अमाइनो एसिड तक पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो स्पाइरली अरेंज होगी टू मेक द अल्फा हेलिक्स। फिर 41th अमाइनो एसिड से लेट्स से 90th अमाइनो एसिड तक बीटा शीट बनेगी, यानी स्टैक फॉर्म में अरेंजमेंट होगी पॉलीपेप्टाइड चेन की। तो ये लोकल अरेंजमेंट है, इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और फिर यही लोकली अरेंज्ड और लोकली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन जब 3 डायमेंशन में फर्दर फोल्ड अप होते हैं तो फिर उनको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये लास्ट फोल्डिंग स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोटीन का। तो कुछ केसेस में प्रोटीन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन पे भी कंसिस्टेड होती हैं। तो उन केसेस में जिनमें प्रोटीन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन पे कंसिस्टेड हो, उसमें हर प्रोटीन पहले इंडिपेंडेंटली 3D स्ट्रक्चर यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है, फिर वो टर्शियरी स्ट्रक्चर
एडॉप्टेड पॉलीपेप्टाइड चेन फिर इनकॉर्पोरेट होते हैं विद ईच अदर, और फिर उस फाइनल स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिस तरह हीमोग्लोबिन के केस में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो हर अल्फा चेन और हर बीटा चेन पहले इंडिपेंडेंटली फोल्ड होती है, टर्सी स्ट्रक्चर तक उनकी फोल्डिंग जाती है 3D वे में, और फिर ये 4 की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रू द हीम स्ट्रक्चर ये इनके साथ इंटरकनेक्ट होकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन बनाती है। Question raises that how the polypeptide chain it get fold itself. तो अगरचा के पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस है, वो डिफाइन करता है कि किस रीजन ने किस तरह फोल्ड होके कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है। लेकिन इसके बावजूद भी इन विवो यानी विद इन द सेल भी कुदरत ने कुछ मशीनरीज रखी हैं, और वो मशीनरीज ऑलमोस्ट सेल के हर कंपार्टमेंट के अंदर होती हैं, जिनका काम होता है मिस फोल्डेड या पार्शली फोल्डेड प्रोटीन को दोबारा अपनी एक्चुअल नेटिव कन्फर्मेशन पे लेके आना। लेकिन मेन मशीनरी साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्लोट कर रही होती है, जो एक्चुअल फोल्डिंग का पर्पस परफॉर्म करती है, लेकिन उसके बावजूद सब सेलुलर लोकेलिटी में भी प्रेजेंट होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म में बनने वाली प्रोटीन जो अपने पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जाए और वहाँ पे किसी भी वजह से अगर वो मिस फोल्ड हो जाए या पार्शली फोल्ड रह जाए, तो फिर वो एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेशन जो है ये बर्डन एक्चुअली क्रिएट। तो सेल में बेसिकली दो किस्म के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की फोल्डिंग में इन्वॉल्व हैं। एक को शेपरॉन्स बोलते हैं, मोलेकुलर शेपरॉन्स, और दूसरे को शेप्रोनिन्स बोलते हैं। शेप्रोनिन मेन प्रोटीन फोल्डिंग मशीनरी है, जबकि शेपरॉन्स जो है ये ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस राइबोसोम से इमर्ज होने वाली जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये इनके साथ बाइंड होकर इनको पार्शली फोल्ड भी करती रहती है, और इनके साथ बाइंड होकर इनको डिग्रेडेशन से भी प्रिवेंट करती रहती है। तो HSP70 is the example of the chaperones, which has a transit role of the protein folding, और जो मेन प्रोटीन फोल्डिंग मशीनरी है वो शेप्रोनिन्स होती हैं। इनकी एग्जांपल ग्रो ES की है। ग्रो EL इनकी एग्जांपल है। HSP70 basically it works on the ATP ADP मॉडल। HSP70 के साथ जब ATP अटैच हो जाती है तो ये ओपन कन्फर्मेशन एज्यूम कर लेती है। ओपन कन्फर्मेशन एज्यूम करने की वजह से इनके जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और फिर इनकी हाइड्रोफोबिक पॉकेट के साथ अटैच जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के जो हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज हैं उनकी इंटरेक्शन की वजह से उनकी फोल्डिंग परफॉर्म करते हैं, और फिर जब ATP हाइड्रोलाइज हो जाती हैं तो फिर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रिज्यूम करती हैं, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रिज्यूम करते ही ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को रिलीज कर देती हैं। सो इनका ट्रांजिट रोल है, लेकिन बट स्टिल द ओवरऑल फोल्डिंग इज परफॉर्म बाय द शेप्रोनिन मॉलिक्यूल्स, और इनकी एग्जांपल ग्रो EL की है। और ये ग्रो EL बेसिकली ये बैक्टीरियल मॉडल है ग्रो EL। ह्यूमन के केस में ट्राई C कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो ग्रो ES है ये को शेप्रोनिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं शेप्रोनिन मॉलिक्यूल को टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द फोल्डिंग। तो इन केस ऑफ ग्रो EL ये एक बैरल शेप स्ट्रक्चर का एक बल्कि प्रोटीन्स होती हैं जिसमें 2 रिंग्स बनते हैं स्ट्रक्चर के। हर रिंग 7 सब यूनिट पे कंसिस्टेड होता है इन केस ऑफ ग्रो EL, जबकि इन केस ऑफ ट्राई C कॉम्प्लेक्सेस हर रिंग 8 सब यूनिट पे कंसिस्टेड होता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, इन केस ऑफ ग्रो EL ओवरऑल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 14 सब यूनिट्स, 2 रिंग्स ऑफ 7 सब यूनिट्स, और वो दोनों रिंग स्टैक होते हैं ओवर ईच अदर। और इनके जो इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं वो इंटरनल लाइनिंग्स आर ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज, जिसका पर्पस ये होता है कि वो अनफोल्डेड प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज से इंटरेक्ट करके प्रोटीन को फोल्ड कर सकें। इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए जो को शेप्रोनिन है ग्रो ES, इट बाइंड्स और एनी वन ऑफ द एंड ओपनिंग ऑफ द ग्रो EL मॉलिक्यूल, ताकि अनफोल्डेड प्रोटीन जो है वो विदाउट फोल्डिंग एग्जिट ना कर सकें। इट आल्सो वर्क्स ऑन द ATP ADP मॉडल। जब ATP अटैच होती है विद द वॉल ऑफ द ग्रो EL, तो ग्रो EL एक रिलैक्स कन्फर्मेशन में होता है, ओपन कन्फर्मेशन में होता है। सो इन दिस वे द अनफोल्डेड प्रोटीन इट मे गेट
inside the barrel shaped structure of the GRO-EL, and the GRO-ES then it is placed over the top of you can see the top of the GRO-EL molecule, so that the protein will just get entered inside the barrel shaped structure, may not come out without folding. सो उसके बाद जब इनकी इंटरेक्शन होती है आपस में बिटवीन द हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू ऑफ द GRO-EL इंटरनल लाइनिंग एंड द हाइड्रोफोबिक रेजिड्यू ऑफ द मिसफोल्डेड और अनफोल्डेड प्रोटीन, तो उसके बाद जब फोल्डिंग परफॉर्म हो जाती है तो देन ATP हाइड्रोलाइज्ड ADP बनता है। ADP बनते साथ ही GRO-ES इट डिसअसेंबल फ्रॉम द GRO-EL और फोल्डेड प्रोटीन जो है ये रिलीज हो जाती हैं। डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन के बनते हैं उनमें द फर्स्ट वन इज द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड की चेन स्पाइरली वाइंड होती है यूं, और इस स्पाइरल वाइंडिंग में हर टर्न पे 3.6 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। हर टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और इनमें इंटरेक्शन फर्स्ट और हमेशा फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड के अंदर इंटरेक्शन होती है बिटवीन द अमाइनो एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप।